अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा हेड मसल एंड वॉल्व्स पार्ट 3 के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फॉलोइंग टर्म्स। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि जब हार्ट जो है वो फुल रिलैक्स हो जाता है तो उसके अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है उसको हम कहते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये इसकी वैल्यू होती है 120 ml। फिर हम बात करते हैं इन सिस्टोलिक वॉल्यूम की। वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो रह जाता है आफ्टर कंप्लीट सिस्टोलिक कंट्रैक्शन उसको हम कहते हैं इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो होता है 40 ml। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वो अमाउंट ऑफ ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है और जो एओर्टा से अमाउंट ऑफ ब्लड गुजरता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसकी अमाउंट होती है 70 ml। तो ये तो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वॉल्व्स के बारे में कि हार्ट के अंदर कितने वॉल्व्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। दिस इज हार्ट, एओर्टा, ओके। दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ओके, सो इस अब टू टाइप्स ऑफ वॉल्व्स होते हैं। एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, एक हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बीच में होते हैं। ओके, वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बिटवीन जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। और जो हमारे पास सेमीलुनर वॉल्व्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स और जो दूसरे हमारे पास जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेके जाते हैं वेजल्स, और जो पल्मनरी सर्कुलेशन में लेके जाते हैं वेजल्स, उनके दरमियान होती हैं। लेट्स सपोज कि जो हमारे पास पल्मनरी वेजल होती है तो उसके और राइट एट्रियम के दरमियान जो वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पल्मनरी सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं पल्मनरी सेमिलुनर वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो यहाँ पे वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। तो ये तो हो गया वॉल्व्स के बारे वॉल्व्स के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ कार्डियक साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना। ग्राफिकल एनालिसिस। ओके, सो ग्राफिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, सो एक्स एक्सिस पे हमारा होगा वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे प्रेशर। सो सबसे पहले हमारे पास होता है डायस्टोलिक कर्व। शुरू में क्या होता है कि फीलिंग होती है, ब्लड फीलिंग के दौरान क्या होता है कि सपोज हेयर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये फीलिंग हो रही है, फीलिंग में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ब्लड का इन द हार्ट। क्यों? क्योंकि रिलैक्स फेज में ब्लड की फीलिंग होती है। तो ये हमारे पास क्या है, डायस्टोलिक कर्व। आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या आ गया, डायस्टोलिक कर्व। ओके, यहाँ पे ब्लड की फुल फिलिंग हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास आएगा जी सिस्टोलिक कर्व। सिस्टोलिक कर्व में क्या होता है कि हमने बड़े प्रेशर से जो है वो ब्लड को आगे पंप करवाना होता है। इसकी वजह से प्रेशर जो है शुरू में बहुत हाई रहेगा और सारा ब्लड जो है वो पंप हो रहा होगा। अब इस पंपिंग के दौरान हाई प्रेशर होगा और वॉल्यूम भी साथ साथ कम हो रहा होगा क्योंकि ब्लड सारा इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे ब्लड फुल इजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा रीपोलराइजेशन की फेज़ होगी और दोबारा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया डायस्टोलिक कर्व, और ये हमारे पास हो गया सिस्टोलिक कर्व। ओके, अब दूसरे ग्राफ से मैं आपको मज़ीद डिटेल जो है वो बताऊंगा। है इसी तरह का ग्राफ, लेकिन उसको थोड़ा सा और कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया है, कंपार्टमेंट्स बना दिए इनके। अगेन वही सेम, यहाँ पे वी होगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पी होगा। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास फेज होती है आइजोवेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की। सबसे पहले कौन सी फेज होती है, आइजोवेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फीलिंग हो रही होती है, फीलिंग के साथ साथ यहाँ पे फुल फिलिंग होगी, रिलैक्स फेज है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा यहाँ पे जो आइजोवेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है वो ख़त्म होगी, ब्लड फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे होगा हमारे पास आइजोमेट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज़, और हमें पता है कि प्रेशर बढ़ता है जब हमने सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है तो प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज़। इसके ये हमारे पास होगी ये हमारे पास फेज़ होगी आइजोवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। यहाँ पे क्या था, आइजोवेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये हमारे पास फेज़ होगी आइजोवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की।
ये हमारे पास फेज होगी एजो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, हमने ब्लड को पंप करवाना है। इसके बाद इजेक्शन की फेज़ होगी, यहाँ पे क्या होगा, एजो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके बाद इजेक्शन की फेज़ होगी जब ब्लड एओर्टा से पंप होगा। तो क्या होगा, इजेक्शन की फेज़ में प्रेशर भी हाई रहेगा और वॉल्यूम ऐसे ऐसा कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड इजेक्ट हो रहे हैं, जो वेंट्रिकल्स है वो एम्प्टी हो रहे हैं। इसके बाद जब इजेक्शन की फ़ेज़ कंप्लीट होगी, ये हमारे पास इजेक्शन की फ़ेज़ थी, जब इजेक्शन की फ़ेज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद दोबारा हार्ट जो है वो रिलैक्स स्टेट में वापस आएगा। ओके, और इसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है दोनों फिर से ज़ीरो पे आ जाएंगे। सो ये हमारे पास थोड़ा डिटेल्ड जो है वो ग्राफ था, और ये कार्डियक साइकिल की फेजेस को डिपिक्ट कर रहा था। ये हमारे पास हो गया ग्राफिकल एनालिसिस। इसके बाद हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, जिसका नाम है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहता है कि जितना ब्लड जो हार्ट के अंदर आ रहा है वो इक्वल है उसके जो वो पंप हो रहा है, यानी कि उतना ही ब्लड पंप होगा जितना ब्लड रिसीव कर रहा है एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम। इट मीन्स दैट कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू वेनस रिटर्न। इट इज इक्वल टू वेनस रिटर्न। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बारे में। इसके सिंपैथेटिक क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक जो हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है कि हार्ट के अंदर जो एस नोड है उसकी तरफ से इम्पल्सेस ज़्यादा जनरेट करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्साइटेशन हो जाती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हार्ट को रेस्ट की तरफ लेके आता है और एस नोड की तरफ से, और एस नोड को इनर्वेट करता है, और जिसकी वजह से एस नोड के अंदर जो एस नोड से जो इम्पल्सेस रिलीज़ होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक में जो इम्पल्सेस हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होती हैं। ओके, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें इम्पल्सेस कम रिलीज़ होती हैं और हार्ट जो है वो रेस्ट स्टेट की तरफ मूव करता है इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। फिर हम बात करेंगे हाइपरकैल्सीमिया की स्टेट में क्या होता है। हाइपरकैल्सीमिया की स्टेट में क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा और बता दूंगा कि इसमें सिस्टोलिक डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो सस्टेन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ऐसे जो है वो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जिसकी वजह से पंपिंग नहीं हो सकती ब्लड की, और जो सिस्टोलिक डेथ हो जाती है। और हाइपरकैलीमिया की स्टेट में क्या होता है, हाइपरकैलीमिया की स्टेट में हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में रहता है। क्यों? क्योंकि बार बार डीपोलराइजेशन की वजह से हार्ट जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला जाता है, और जो पोटेशियम आयंस इन द ECF है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटेशियम रिफ्लेक्स नहीं हो सकता और हार्ट जो है हमारा रिलैक्स स्टेट में रहता है, और कंप्लीट रिलैक्स स्टेट में रहने की वजह से क्या होता है, डायस्टोलिक डेथ हो जाती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हार्ट मसल एंड वॉल्व्स पार्ट 3 के बारे में। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको समझ आई होगी। थैंक यू।